नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश, इस पे जन्मपत्री पर प्रकाश डाल लेते हैं। 29 जून 1993 दोपहर के 2:55 पर आपका जन्म हुआ। जन्म के समय तुला लगन और तुला राशि थी, यानी लगन जो उदय हो रहा था वो तुला लगन था, और चंद्रमा क्योंकि तुला राशि में ही बैठे हुए हैं इसलिए व्यक्ति की राशि भी तुला हुई। जब लग्न और राशि दोनों का स्वामित्व शुक्र ले ले और उस पर एक सुंदर प्लेनेट चंद्रमा बैठ जाए तो ये व्यक्ति को जीवन पर्यंत सुख सुविधाओं का भोग कराने में सक्षम है। साथ ही साथ जीवन में अच्छी सुख सुविधाएं मिलती हैं। चंद्रमा जो कि एक कलात्मक ग्रह कहलाता है, जब कलात्मक ग्रह लगन में हो तो ये व्यक्ति के चेहरे की सुंदरता या बॉडी की सुंदरता को बढ़ाने में सक्षम है। स्वभाव में चंचलता भी देता है। और शुक्र देखिए, शुक्र लगन का मालिक होकर लगन को वापस देखता। जब लग्नेश लगन को वापस देखे तो ये आयु स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर होता है, लेकिन लग्नेश का सप्तम भाव में जाना, मंगल की राशि में जाना थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए डिस्टरबेंस देता है और वैवाहिक विवाह को लेट भी कराने में सक्षम होता है। अब लगन के ऊपर अन्य किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। लग्नेश जो हैं वो अपनी राशि से सप्तम में बैठे हैं, उसको शनि देखते हैं। शनि के बारे में ये कहा गया है कि शनि वैसे इस कुंडली में देखो, पहले शनि की बात करें, चतुर्थेश और पंचमेश योग कारक होकर सप्तम पंचम भाव में बैठा। पंचमेश पंचम में एजुकेशन के लिए ठीक, बुद्धि के लिए ठीक, व्यक्ति के भीतर चेष्टा बल आ जाता है, यानी व्यक्ति कहीं ना कहीं नई नई चीज़ों के प्रति खोजबीन की इच्छाएं रखता है। जब शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र और सप्तम भाव पर पड़ रही हो तो ये स्थिति जीवन में दर्शाती है वैवाहिक जीवन के प्रति संघर्ष को, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित संघर्ष को कराने में सक्षम होती है। तो कभी कभी ऐसे लोगों का सामाजिक तौर पे जो वैवाहिक जीवन दिखता है बाहर से उतना बेहतरीन नहीं हो पाता है, और इसकी पुष्टि इनकी नवांश कुंडली में भी हुई। आप नवांश कुंडली जो जीवन साथी विवाह के लिए देखी जाती है वहाँ देखिएगा शुक्र राहु केतु अक्ष पे और मंगल से प्रभावित भी है। तो विवाह का कारक 29 डिग्री 10 मिनट का है, अंतिम अंशों पे पड़ा हुआ है, राहु केतु एक्सेस पे है, इसलिए विवाह का कारक जो शुक्र है, शुक्र को ब्यूटी ऑफ मैरिज कहा गया। शादी होना एक अलग बात है और शादी के बाद शादी जैसा सुख मिलना एक अलग चीज़ है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ इसमें दिखाई दी है। लड़कियों की कुंडली में खास तौर पर बृहस्पति को भी देखा जाता है। बृहस्पति पति का कारक होके द्वादश भाव में बैठा है। ये बृहस्पति यात्राएं दे सकता है, स्थान परिवर्तन देगा, दूर की यात्राएं कराएगा, विदेश यात्रा भी कराने में सक्षम होगा। साथ ही साथ द्वादश में बैठा है पति का कारक होके, तो ये थोड़ी सी संतान के लिए चिंता, यानी संतान प्राप्ति में थोड़ी सी बाधाएं कह सकते हैं, और साथ ही साथ पति से संबंधित वैचारिक स्थिति को मेंटेन करने में थोड़ा सा समय लगेगा। सप्तांश कुंडली संतान के लिए मैं देखता हूँ, वहाँ पर जो शनि लग्न के मालिक हैं वो यहाँ राहु केतु एक्सेस में बैठे हैं, और देखिए सूर्य की भी दृष्टि है। बृहस्पति यहाँ पंचम भाव में बैठे हैं, उसको शनि भी देख रहा है, उसको मंगल भी देख रहा है। इसलिए पंचम भाव का कारक बृहस्पति के ऊपर जब शनि मंगल का प्रभाव हो तो संतान प्राप्ति में परेशानियां, संतान तो होती है लेकिन कष्ट से होती है, जीवन में मिसकैरेज का सामना भी करना पड़ेगा और सर्जरी से संतान की संभावना भी बनेगी। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल धनदायक ग्रह है, पंचम से संबंध बनाता है, यानी व्यक्ति अच्छी शिक्षा करके शिक्षा के बल पर धन कमाने में सक्षम होता है। ऐसे लोगों की वाणी थोड़ा कभी कभी कटु हो सकती है। राहु जब धन भाव में बैठे तो धनदायक होता है, मंगल और शनि से भी होता है। ऐसी स्थितियां, इसको कहते हैं समय आने पर जवाब देना। स्थितियां ठीक हैं, व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, हंसमुख है, सब तरीके से चंचल है, लेकिन कभी कभी क्रोध में आकर भी ऐसे लोग जवाब देते हैं। साथ ही साथ अगर इनके साथ कोई इंसिडेंट घटना घट जाए या इनको कोई कुछ कह दे तो उसका ये ध्यान रखते हैं, उस बात को अपने दिमाग में लगा के रखते हैं और समय आने पर उसका अच्छा खासा जवाब भी देते हैं। अच्छी बात कुंडली में एक और नज़र आई है कि केंद्र के अंदर 3 शुभ ग्रह बैठे हैं, चंद्र, बुध और
शुक्र। जब चंद्र, बुध और शुक्र कुंडली के 3 जगह शुभ स्थानों में बैठें तो ये आयु के लिए अच्छा संकेत है। भाग्य स्थान का मालिक बुध दशम में बैठा है, राजयोग बना रहा है, यानी धर्म से कर्म से ये स्थिति बेहतर रहेगी। द्वादशेश होके भी ये 10वें घर में है, यानी दूर स्थानों से संपर्क करके आपसे फायदा दिलाने में ये सक्षम है ग्रह। सूर्य भी धन योग में है क्योंकि लाभेश होकर यहाँ भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो ये कुंडली में ग्रहों की स्थितियां हैं। अब इन ग्रहों का जो फल है वो दशाओं पर निर्भर करता है कि शनि की महादशा इस व्यक्ति को चल रही है। शनि पंचमेश होकर पंचम में बैठा। अब ये शिक्षा के लिए, पैसा कमाने के लिए, एजुकेशन के लिए, बुद्धि के लिए तो ठीक है, लेकिन वैवाहिक सुख दिलाने में देरी करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नवांश में शनि को देखिए लग्नेश है, फिर से कर्म भाव में बैठा हुआ है, तो ये कर्म के लिए स्थिति ठीक है। और यहाँ देखिए शनि लाभेश और एकादशेश यानी लाभ और 12वें घर का मालिक होके नीच का होके बैठा है धन भाव में, यानी पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा। नवंबर 2017 से जुलाई 2020 तक शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। शनि और बुध दोनों का योग एक चीज़ को दर्शाता है कि भाई ये समय अगर व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर धन अर्जन करना चाहे तो धन अर्जन करने में सक्षम है, क्योंकि इनको जो दशाएं चल रही हैं वो जीवन में तरक्की देने वाली दशाएं हैं। प्रोफेशनली ऐसे में समय में व्यक्ति को कामकाज मिल जाता है। अब बात करा, आपने हमसे पूछा, पहले शादी के बारे में बात करते हैं। उम्र हो गई है इनकी 26 वर्ष, इस बार जून में ये 27 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। शनि की महादशा है। शनि पंचमेश होके पंचम में सप्तमेश मंगल देखता है और ये शुक्र से कनेक्शन बनाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियों में विवाह जो होता है, या तो कोई जानकारी में विवाह हो जाता है या लाइफ में किसी व्यक्ति विशेष का इन्वॉल्वमेंट होता है, या आप घर परिवार को पहले से ही जानते हैं जिनसे आप इनका रिश्ता करने की इच्छा रखते हैं, या लड़की पहले से जानती हो। नवांश कुंडली में देखिए शनि मंगल की राशि में दशम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ शनि लग्नेश है, इसलिए विवाह कराने वाला है। साथ ही साथ बुध जो कि अभी यहाँ सप्तम भाव में बैठा है, सप्तमेश सूर्य से दृष्ट है। तो यहाँ जो स्थिति अभी चल रही है कि शनि में बुध की दशा, जो कि अभी महज जुलाई तक खत्म हो जाएगी, तब तक तो इतना कोई विशेष योग बनता है नहीं। अब मैं बात करता हूँ केतु की। केतु शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं। यहाँ पे केतु मंगल के साथ बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं। अब मंगल तृतीयेश है, पंचम में बैठा है, शुक्र उसको देख रहा है, और केतु बुध की राशि में, और बुध फिर से। ये जो जुलाई 20 से सितंबर 21 है, ये बहुत मजबूत योग लेकर इस बच्चे के जीवन में आया है कि इस दौरान शादी निश्चित होगी। और फिर से बार बार इंडिकेशन आया है कि आप स्वयं अपनी लड़की से भी ये पूछें कि यदि आपको कोई लड़का पसंद हो तो वो बताएं, क्योंकि यहाँ पर मन मुताबिक जानकारी, लव से अरेंज में मैरिज को कन्वर्ट करना, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। कभी कभी लोग बाग अपने मन में कुछ बातें रखते हैं कि भाई हाँ मुझको ये व्यक्ति विशेष पसंद है, देखने में भी ठीक ठाक है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो वो योग भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो विवाह की तो चिंता है नहीं, जुलाई 20 से ही मैं एक तरीके से कह सकता हूँ योग शुरू होगा, और वो योग फिर बाद में जाके संपन्न हो जाएगा। तो अच्छी स्थितियाँ मुझे इसमें यहाँ विवाह को ले, जो विवाह से संबंधित कुछ बातें हैं वो नॉर्मल तौर पे आप कुंडली मिलान करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो कि भाई जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन लड़की की कुंडली में मिले वो लड़के की कुंडली में ना हो, बस इतना ही देखना होता है। कर्म की कुंडली में देखते हैं। कर्म की कुंडली में शनि लाभ का मालिक है, तो 12वें घर यात्राओं का मालिक भी है, नीच का होके दूसरे घर में बैठा है, सूर्य उसको देखता है, बुध के साथ है। अब आपने मुझसे सवाल पूछा विदेश योग है या नहीं है तो कब। देखिए सर, इस कुंडली के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये जो कुंडली है ये स्वयं के बल पर विदेश में वास करने में सक्षम नहीं। ऐसे व्यक्ति जीवन में विदेश में कहीं जाकर थोड़ा बहुत नौकरी करके वापस तो आ सकते हैं,
लेकिन पूर्ण रूप से स्थायी तौर पर जाकर वहाँ बस जाना, ऐसी स्थिति यहाँ इनके हिसाब से दिखाई नहीं देती। कभी कभी संभवतः ऐसा देखा जाता है कि जिस व्यक्ति विशेष से इनकी शादी होती है उनके साथ ये वहाँ जाकर सेटल हो जाए, क्योंकि अभी इनको शनि में केतु की दशा चल रही है, उसके बाद आएगी शनि में शुक्र। शनि में शुक्र 1 सितंबर 2021 से आएगा। सितंबर 2021 में जो शुक्र की दशा आएगी वो इनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाएगी, यानी जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि सितंबर 21 से नवंबर 24 लगभग 2.5 पौने 3 वर्ष तक ये व्यक्ति विदेश में जाकर काम कर सकता है। अभी तो कोई विदेश योग है नहीं, लेकिन तब से तब तक ये दिखती है। लेकिन व्यक्ति ज़्यादा समय तक स्थायित होकर स्वयं के बल पर विदेश नहीं रह पाएगा। यदि इनके हस्बैंड की नौकरी विदेश में लग जाती है तो वो कॉम्बिनेशन इनकी नवांश कुंडली में दिखता है कि ऐसे समय में व्यक्ति पति के साथ इन्वॉल्व होकर विदेश में सेटल हो जाए। अगर प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो ये स्थिति कुंडली में अभी भी बेहतर है, भविष्य में भी बेहतर रहेगी। व्यक्ति अपने बल पर कुछ करने में सक्षम होगा, लेकिन जो वैवाहिक जीवन से संबंधित स्थितियां हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा सा समय इनको लगेगा, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा, देखिए हस्तरेखा और जन्मपत्री में क्या अंतर है। हस्तरेखा में कोई भी इवेंट्स लाइफ में घटना घटने वाली होती है, उसमें जो बहुत बड़ी लाइफ तक की आगे की आप घटना के बारे में पूछें 10 साल 20 साल 30 साल, तो उसमें इंडिकेशंस तो बनते हैं, कुछ स्ट्रांग बनते हैं, कुछ रेखाएं घटती बढ़ती भी रहती हैं। जब जीवन में कोई इवेंट्स घटना होता है तो वो महज 9 महीने से लेके और लगभग 1.5 वर्ष यानी 18 वहाँ के बीच में वो घटना घट के चली जाती है, उतने में वो रेखा बनती है और बिगड़ के चली जाती है। इसलिए आज जो खराब प्रॉब्लम्स की रेखाएं आपके हाथ में दिखती हैं वो आने वाले 1.5-2 साल में नहीं दिखती हैं। कुछ रेखाएं स्ट्रांगली क्रिएट हो जाती हैं जो कभी हटती ही नहीं हैं। जबकि जन्मपत्री में आप एक योग लेकर पैदा होते हैं, प्रारब्ध लेकर पैदा होते हैं, नियति के साथ आप पैदा होते हैं, जो एक फिक्स स्थितियों के साथ प्लैनेट होते हैं। ये बस इतना है कि इसमें घटना कब घटेगी, अच्छी या बुरी, वो आपके जन्म ब्रह्मांड में चलने वाले गोचर यानी ग्रह ब्रह्मांड में कहाँ चल रहा उस पर निर्भर करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हस्तरेखा और जन्मपत्री में आता है। लेकिन संतान को लेकर एक बात कन्फर्म है, ऐसे लोगों को जीवन में संतान प्राप्ति में थोड़ी कठिनाई होती है। संतान होती जरूर है लेकिन कष्ट के साथ होती है, और सिजेरियन डिलीवरी, मिस कैरेजेस की स्थितियाँ भी यहाँ देखी जाती हैं। शादी के लिए मुझे लगता है 2021 तक तो बहुत आराम से शादी होगी, क्योंकि अभी अगस्त से जुलाई अगस्त से तो इनको योग शुरू होगा, तो शनि केतु में ज़्यादा स्थिति होगी। वो भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके की मैरिज होने की संभावनाएं बनती हैं। लग्न है इनका तुला, और बृहस्पति को यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बृहस्पति यहाँ द्वादश में है, तो आपको हस्तरेखा के अनुसार अगर हमने कोई स्टोन बताया, शायद पुखराज बताया है, तो उसको आप अभी कुछ समय के लिए अवॉइड कीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, क्योंकि शुक्र इस हॉरोस्कोप में एक विवाह का कारक भी है, विवाह कराने वाला ग्रह भी है, लग्नेश भी है। तो एक आजीवन स्टोन इनके लिए क्या करेगा, जो विवाह पर भी कंट्रोल करेगा, विवाह का कारक भी है, विवाह की खुशियाँ भी देगा, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ सबको संभालेगा, वो है वीनस। तो इनको सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल चांदी में पहनना होगा। पुखराज को इनको अवॉइड करना होगा। जीवन में शादी के बाद अगर संतान की प्रॉब्लम आती है तो पुखराज पहने, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको शायद पुखराज उन्होंने बताया होगा। लेकिन अभी की जो रिक्वायरमेंट है, तो मैं कहूँगा सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल कम से कम 8.25 सवा 9 रत्ती तक का इनको पहनना होगा चांदी में। आप चाहिए तो मेरे से प्रोवाइड मैं आपको करा सकता हूँ, रिंग बनाकर भी आपके स्थान तक भेज सकता हूँ। जब तक शनि की दशा चले, थोड़ा दशा लंबी है अभी और 2033 तक जाएगी। आप हनुमान जी की नित्य प्रतिदिन पूजा कीजिएगा, और कोशिश कीजिए रोजाना दुर्गा चालीसा या देवी का कवच, दुर्गा सप्तशती से आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। ईश्वर कृपा से आने वाला जीवन इनके जीवन में तरक्की लाने वाला होगा। नमस्कार।